मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रंजित कुमार रंजित क्लासेस फॉर साइंस एंड मैथ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपको। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पे न्यू व्यूवर है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर ओल्ड व्यूवर है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें जी। दोस्त नहीं तो दुश्मनों के पास भी शेयर कर सकते हैं। उससे ये और बेल घंटी की प्रेस करें, उससे ये प्रॉफिट होगा कि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। हम प्रत्येक क्लास का एनसीईआरटी का बुक से आपको जेपीएससी और यूपीएससी के बारे में एनसीईआरटी का वीडियो अपलोड करूंगा। इससे आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा, संजीवनी बूटी साबित होगा आपके लिए एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। जाने से पहले बता देते हैं आप लोग को कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लास्ट तक बने रहे। आप लास्ट तक जब तक नहीं देखिएगा तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिए। देखते हैं हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था। पिछली कक्षा में आप सरकार, राज्य सरकार और लोकतंत्र आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। यह अध्याय उसी क्रम में अगली कड़ी है। इस अध्याय में हमें संसदीय शासन व्यवस्था बारे में जानेंगे, उसकी विशेषता और अवगत होंगे तथा इसे भारत में क्यों अपनाया गया यह भी जानेंगे। इसी अध्याय में हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जानेंगे। देखते हैं हम लोग कि विकास का परिचय। बोलते हैं प्राचीन समय में ग्राम पंचायतों में हमारे समाज के विभिन्न अंग रही है। प्राचीन समय में हमारे ग्राम पंचायत में विभिन्न अंग रही है। इसका गठन और चुनाव द्वारा होता है। इसे कैसे होता है? इसका गठन चुनाव द्वारा होता है। उसे न्याय और व्यवस्था दोनों क्षेत्र में अधिकार प्राप्त है। यही पंचायतें भूमि का बंटवारा कराती है। कर वसूला करती है। पंचायत के सदस्यों को राज दरबार के द्वारा कर का हिस्सा दिया जाता है। गलत आचरण या राजकीय धन के हिसाब अनियमित पाए जाने पर किसी भी सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। मध्य युग में आकर सभा और समिति जैसे संस्था विलुप्त हो गए। विलुप्त हुए, खत्म हो गए हैं। ऊपर के स्तर यह लोकतांत्रिक संस्था है का विकास रुक गया, लेकिन पंचायती संस्था बराबर चलती रही। ऊपर का स्तर रुक गया लेकिन पंचायती संस्था क्या रही? चलती रही। यह संस्थाएं जनपद परिषद, नगर परिषद, ग्राम संघ जैसे अलग अलग नामों से पुकारी जाती है। यह पंचायतें गाँव की संख्या थी 1833 थी। ये पंचायतें ही गांव की संसद थी। ये पंचायतें ही गांव का संसद थी। अब बताते हैं कि 1833 के चार्टर अधिनियम में पहली बार एक विधान परिषद के बीच दिखाई पड़ी। 1860 से 1870 के दशकों से ही भारतीय लोग राजनीतिक रूप से जागरूक होने लगे थे। कालांतर में भारतीयों में राजनीतिक चेतना का विकास काफ़ी हो चुका था। अब एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस की जाने लगी जो राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष कर सके। अतः 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. हुमने के द्वारा की गई थी। 1919 में भारत सुधार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय विधानमंडल गया। राज्य परिषद और विधानसभा प्रत्येक सदन में अधिकांश सदस्य चुना गया था।
भारतीय संसद अधिनियम 1947 में भारत के संविधान सभा को पूर्ण संप्रभुता संपन्न निकाय घोषित किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1919 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1919 में भारत की संविधान सभा को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न निकाय घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के गणराज्य का संविधान लागू हुआ। इसी कारण आधुनिक संस्थागत ढांचों सहित पूर्ण संसदीय प्रणाली स्थापित हो गई। संविधान सभा भारत की अस्थायी संसद बन गई। संविधान सभा जो है भारत की अस्थायी संसद बन गई, जो 1952 के प्रथम आम चुनाव के अनुसार संसद के गठन होने तक कार्य करती रही। भारत की राजनीतिक व्यवस्था को संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है। भारत के राजनीतिक व्यवस्था को संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था का कहा जाता है, संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका अपनी वैधता विधायिका संसद से प्राप्त करती है तथा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें कार्यपालिका विधायक परस्पर जुड़े होते हैं। इसी प्रणाली में राज्य तथा सरकार के मुखिया अलग अलग व्यक्ति होते हैं। इसी विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली प्रचलित है। अध्यक्षीय प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति होते हैं। इस कार्यपालिका अपने वैधता विधायक से प्राप्त नहीं करती है। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग देखेंगे अब भारत में संसदीय शासन व्यवस्था क्यों अपनाई गई। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था क्यों अपनाई गई। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा द्वारा इस बात पर काफ़ी चर्चा की गई कि भारत में संसदीय प्रणाली रहे या अध्यक्षीय प्रणाली। भारतीय राजनीति के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तत्कालीन दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया गया। किसको रखा गया? संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया गया। भारत में स्वतंत्रता संग्राम पूरे देश की जनता ने लंबा संघर्ष किया। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी तथा विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। स्वतंत्रता आंदोलन ने लोगों को ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने तथा अपनी मांगें पेश करने की शक्ति प्रदान की। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1885 ईस्वी में मांग की, विधायिका निर्वाचित सदस्य चाहे और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। लगभग 200 वर्ष ब्रिटिश प्रभाव में रहने के कारण भारतीय समाज ब्रिटेन में प्रचलित संसदीय व्यवस्था में भली भांति परिचित हो चुकी थी कि स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती। स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं के स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप से ग्रहण किया। इस संविधान में संसदीय व्यवस्था और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। अब देखते हैं लोग संसद के बारे में पढ़ते हैं। हमारे भारतीयों को इस बात पर गर्व है कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। किस पर? हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है। लोकतांत्रिक संसद में निर्माण प्रक्रिया में नागरिकों को सहभागिता तथा सहमति होती है। इस बात को सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संसदीय का केंद्रीय तत्व है। नागरिकों के द्वारा सरकार को मंजूरी देने का एक तरीका चुना है। नागरिकों को द्वारा सरकार को मंजूरी देने का एक तरीका चुना है जो लोगों संसद के लिए अपने प्रतिनिधि के चुनाव करते हैं। अपने पिछले कक्षा में पढ़ा है कि इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाती है और जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधि इस समूह को संसद कहा जाता है। यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है
नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इसी प्रकार अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। संसद में सारे देश के लोग का प्रतिनिधित्व हो इसलिए पूरे देश को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुनकर संसद में आते हैं। विविध राजनीतिक दलों का प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। झारखंड के 14 लोकसभा क्षेत्र में विभाजित किया गया। मानचित्र में देखिए तथा अपने क्षेत्र के लोकसभा निर्वाचन की पहचान कीजिए। भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर बनती है। देश में बढ़ने किसी गठबंधन सरकार का पता लगाइए। उनसे देख सकते हैं यहाँ का है सब पलामू, चतरा, कोडरमा, गोड्डा, दुमका। तो आप इसको देखकर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक जो होते हैं कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। इस पद की योग्यता धारण करने वाला कोई भी नागरिक राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। कोई भी राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। यह देश का प्रथम नागरिक होता है। देश में कोई भी कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही लागू होता है। तो कोई भी कानून बनाना है तो राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक कानून नहीं बनेगा। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यों को राज्यपाल, न्यायाधीश आदि की नियुक्ति की जाती है। मतलब राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, मंत्री की नियुक्ति करते हैं, राज्यों को राज्यपाल, न्यायाधीश सभी का जो नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति ही करते हैं। आपात स्थिति में पूरे देश को बागडोर राष्ट्रपति के हाथों में आ जाती है। यानी कि राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है अभी 3 बार लग चुका है। यह वैश्विक स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करता है तथा तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है। राष्ट्रपति जो होते हैं क्या होते हैं? तीनों सेनाओं को अध्यक्ष भी होते हैं। समस्त कार्यपालिका के संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम से संपादित होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब राज्यसभा पढ़ते हैं। राज्यसभा का मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करती है। इसके सदस्य का चुनाव राज्यों के विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा होता है। देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। देश का उपराष्ट्रपति जो है वो देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होते हैं। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है कि ये कानून बनना चाहिए इस पे। कोई भी विधायक बिना राज्यसभा की मंजूरी के कानून का रूप नहीं ले सकता। इस तरह कानून के निर्माण राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्यसभा की भी बहुत पूर्ण भूमिका होती है। जब तक राज्यसभा नहीं बोलेगा तब तक कानून नहीं बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इस तरह से कानून निर्माण में राज्यसभा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लोकसभा द्वारा पारित किए विधेयक का समीक्षा और आवश्यकता होने पर उसमें संशोधन करती है। संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में राज्यसभा का 338 निर्वाचित है और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से पारित होने के बाद राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति स्वीकृति से ही कोई विधेयक कानून के रूप में प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोकसभा। विभिन्न लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्यों को लोकसभा गठन किया करता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना है? 552। लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों को एक सूची बनाई जाती है ताकि विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों की संख्या का पता चल सके। सरकार बनाने की इच्छा रखने वाले राजनीतिक दल को निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होता है। चूँकि लोकसभा
चूँकि लोकसभा में कुल 343 निर्वाचित सदस्य एवं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य होते हैं। चूँकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य एवं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य होते हैं, इसलिए स्पष्ट बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होना चाहिए। किसी भी दल के साथ 272 सदस्य होना चाहिए। जो भी दल इस मानक आंकड़ों को छू लेता है उसे सरकार बनाने का मौका मिलता है। शेष दल विपक्ष दल होते हैं। शेष दल जो होते हैं विपक्ष के दल होते हैं। लोकसभा कार्यपालिका को चुनाव करती है। लोकसभा कार्यपालिका को चुनाव करती है। लोकसभा किसको करती है? तो कार्यपालिका को चुनाव करती है। कार्यपालिका कानून को लागू करने का काम करती है। कार्यपालिका जो है इस कानून को लागू करने का काम करती है। जब सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ज़हन में अक्सर यह कार्यपालिका होती है कि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा सत्ताधारी दल के मुखिया होते हैं। जी, प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करते हैं, जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसला को लागू करते हैं। ये मंत्री अपने विभाग को प्रधान होते हैं। जब किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाता है तब कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बनाते हैं और यह सरकार साझा मुद्दों पर कार्य करती है। गुड। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो सरकार का नियंत्रण। संसद का सत्र सामान्यतः साल में 3 बार आयोजित होती है। संसद को जो सत्र होती है, संसद का सत्र सामान्यतः साल में 3 बार आयोजित होती है। कितने बार? 3 बार आयोजित होती है। बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। एक होता है बजट पेश करने वाला, एक होता है मानसूनी, एक होता है शीतकालीन सत्र। इसके बारे में देखेंगे। संसद के दो सत्रों के बीच 6 माह से ज़्यादा का अवकाश नहीं हो सकता है। मतलब संसद के 2 सत्रों के बाद 6 माह का ज़्यादा का अवकाश नहीं हो सकता है। आवश्यकता पड़ने पर संसद की बैठक कभी बुलाई जा सकती है। संसद में सत्र के दौरान प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। सत्र में प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है। प्रश्नकाल में संसद सरकार के कामकाज के बारे में प्रश्न करते हैं। सरकार को उसके जवाब लिखित और मौखिक रूप से देना पड़ता है। इसलिए सरकार को भी संसदों के जरिए जनता को राय जानने का मौका मिलता है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्ष दल के एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार को नीतियों और कार्यक्रमों को कमियों को सामने लाते हैं और एवं अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। वित्त संबंधी सभी मामलों में सरकार को संसद की मंजूरी आवश्यकता है। वित्त संबंधी सभी मामलों में सरकार के संसद की मंजूरी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार संसद सरकार को नियंत्रित करती है। जनप्रतिनिधि के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में संसदों को अहम भूमिका होती है। यह भारतीय लोकतंत्र एक मुख्य आयाम है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कानून बनाना संसद का महत्वपूर्ण काम है। किसका काम है? संसद का महत्वपूर्ण काम है कानून बनाना। वह इस काम को संविधान के दायरे में रखते हैं। किस काम को? संविधान को दायरे में रखते हैं। ये कानून सभी पर लागू होते हैं। संविधान सभा में इस बात पर सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन ये कानून सभी पर लागू होते हैं। संविधान सभा में इस बात पर सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्हें संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े कि जो कानून पर आधारित शासन के स्थापना के लिए आवश्यकता थी। उनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे।
हमारा कानून धर्म जाति लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। कानून से कोई व्यक्ति ऊपर नहीं है। कानून से क्या बताया जा रहा है? कानून से कोई व्यक्ति ऊपर नहीं है। सभी को कानून को पालन करना चाहिए।